हेलो रोहन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि फीमेल लीड 1-1 जैसे डोरम आती है तो उसकी रूममेट बोलती है कि क्या आपने शुगर डैडी से मिलकर आ रही हो। 1-1 उसकी बातें सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। कॉलेज और डोरम में आजकल उसी को लेकर रूमर्स फैली हुई थी और री स्टूडेंट उसे बहुत ह्यूमिलेट कर रहे थे और ऐसा वो गू फैमिली की अडॉप्टिव बेटी चंचन के कारण कर रहे थे क्योंकि चंचन ने 1-1 के बारे रूमर्स फैलाई थी कि उसने उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया। कि 1-1 जैसे कॉलेज में एंटर होती है तो लड़कियां उसे देखकर गॉसिप करने लगती हैं और बोलती हैं कि ये बहुत बेशर्म है, इसने चंचन का बॉयफ्रेंड छीन लिया। 1-1 को बहुत गुस्सा आ रहा था तो बोलती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मैंने चैंग को उसे छीना है। मगर लड़कियां उसे और ह्यूमिलेट करने लगती हैं। वो वहाँ से जाने लगती है कि गू फैमिली की यंग लेडी चंचन आती है तो बोलती है कि तुमने मेरा बॉयफ्रेंड छीना है तो मुझसे माफी मांगो। 1-1 बोलती है कि मैंने तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं छीना और रूमर्स ना फैलाओ। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था तो वो उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाना चाहती थी। मगर तभी वो गू फैमिली के दोनों बेटों की बातों को याद करती है। उन्होंने उसे वार्न किया था कि अगर तुमने हमारी बहन को बुली किया तो तुम इस सिटी में नहीं रह सकोगी। और 1-1 जानती थी कि उसके पेरेंट्स बहुत पुअर हैं तो वो इन लोगों को मुकाबला नहीं कर सकते। वो चुप हो जाती है। चंचन उसे बोलती है कि तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे अपॉलजाइज करो वरना अपनी फैमिली के हालात तो तुम जानती हो और तुम ये भी जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। 1-1 उसकी धमकी सुनती है तो याद करती है कि उसे अपनी मॉम के लिवर का ऑपरेशन करवाना है तो उसे पैसे चाहिए, उसे अच्छी जॉब करनी है और लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। चंचन की फ्रेंड्स भी बोलती हैं कि क्या सुना नहीं कि यंग लेडी ने क्या बोला है, तुमने इसे प्रवोक किया है तो माफी तुम्हें मांगना होगी। और सब लोग उसे फोर्स करने लगती हैं तो 1-1 घुटनों पर बैठ जाती है और अपॉलजाइज करती है। स्टूडेंट उसकी अपॉलजी की वीडियो बनाते हैं तो उसे लेकर बातें करने लगते हैं। चंचन बोलती है कि चलो इस बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया, फिर मेरे को चीज छीनने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं रहोगी। वो अपने फ्रेंड्स को लेकर चली जाती है मगर कॉलेज के स्टूडेंट उसकी वीडियो शेयर करते हैं तो गॉसिप बढ़ने लगती हैं। और 1-1 जैसे डोरम जाती है तो लड़कियां उसे डिस्कस कर रही थी। एक बोलती है कि हमें लगता था कि 1-1 इनोसेंट है मगर वो तो बहुत बेशर्म है। दूसरी बोलती है कि अगर वो हमारे साथ रहेगी तो हमारी भी इज्जत खराब हो सकती है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। 1-1 उनकी बातें सुन लेती है तो गुस्से में दरवाजा खोल देती है और बोलती है कि क्या नॉनसेंस बोल रही हो। एक लड़की बोलती है कि अगर मेरे वर्ड्स तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे तो ऐसे काम करना स्टॉप करो और फिर उसे बोलती है कि अपनी न्यूज देखो। 1-1 अपना फोन चेक करती है तो कॉलेज के फोरम पर उसकी अपॉलजी की वीडियो पोस्ट हो चुकी थी और हर कोई उसे लेकर गॉसिप कर रहा था कि 1-1 बहुत बेशर्म है, उसने यंग लेडी का बॉयफ्रेंड छीन लिया और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। उसके हाथ से फोन गिर जाता है तभी उसके डैड की कॉल आती है तो वो कॉल आंसर करती है। डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ का दाखिला हो चुका है और वो तुमसे मिलना चाहती है। दूसरी साइड पर हम मिस्टर और मिसेज यांग को देखते हैं। ये 1-1 के अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं और दोनों उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। मॉम ब्लाइंड है और अब उसका लीवर फेल हो चुका था और 1-1 उनकी सर्जरी करवाना चाहती थी और डैड एक टांग से पैरालाइज है। 1-1 हॉस्पिटल आती है तो मॉम डैड को देखकर उसे बहुत दुख होने लगता है और दोनों हस्बैंड वाइफ ने उसे बहुत प्यार से पाला था और 1-1 चाहती थी कि वो उन्हें अच्छी लाइफ दे मगर बहुत कोशिश करने से भी वो उन्हें अच्छी लाइफ नहीं दे पा रही थी। वो बहुत सैड हो रही थी मगर फेस पर स्माइल आती है तो अपनी मॉम को आवाज देती है। मॉम उसे बोलती है कि तुम मेरे पास आओ। 1-1 उनके पास जाती है तो प्यार से उनका हाथ पकड़ लेती है। मॉम बोलती है कि मुझे इलाज नहीं करवाना, तुम पार्ट टाइम जॉब करके जो पैसे कमाती हो उससे अपनी पढ़ाई करो और मुझ पर पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं। डैड भी बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम को घर लेकर जाता हूँ तो घर रहकर इसकी केयर करूंगा, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। 1-1 बोलती है कि हार मानने की जरूरत नहीं, डॉक्टर ने बोला है कि डोनर मिल गया है और मुझे अच्छी जॉब मिली है, वहाँ से अच्छी सैलरी मिलेगी तो माँ का इलाज हो जाएगा। मॉम डैड इनोसेंट थे तो उसकी बात सुनकर खुश होने लगते हैं और रियलिटी इसकी ऑपोजिट थी। डॉक्टर ने 1-1 को बताया था कि डोनर का अरेंज हो चुका है मगर पैसों का अरेंज तुम्हें करना होगा और 1 वीक में अगर तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन नहीं हुआ तो इनकी बॉडी और वीक हो जाएगी तो हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। 1-1 को पैसे चाहिए थे तो वो क्लब जाती है और यहाँ वो गू फैमिली के दोनों यंग मास्टर से मिलने आई थी। वो दोनों भाइयों को ढूंढ लेती है और ये दोनों गू फैमिली के 8th और 9th यंग मास्टर हैं और चंचन के भाई हैं। 1-1 उन्हें देखती है तो रास्ता रोक लेती है और लास्ट टाइम चंचन के दोनों भाई जब 1-1 से मिले थे तो उन्होंने उसे ह्यूमिलेट किया था और बोला था कि तुम अपनी ड्रेस उतारो तो हम तुम्हें पैसे देंगे। 1-1 को अपनी मॉम के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तो वो अपनी ड्रेस उतार देती है और इन लोगों ने अपनी बहन के कहने पर 1-1 को बुली किया था और इसकी वीडियो बनवाई थी। उन लोगों ने 1-1 को कार्ड दिया था तो 1-1 क्लेम करने लगती है कि तुम लोगों ने मुझे जो कार्ड दिया था उसमें पैसे नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख चाहिए, मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है। एड्स ब्रदर हंसने लगते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ कपड़े उतारने से हम तुम्हें 5 लाख देंगे, तुम क्या मजाक कर रही हो।
नाइट बोलता है कि क्या तुम पागल हो, तुमने हमारी बहन को बुली किया तो क्या हम तुम्हें पैसे देते। वो उसे हिट करके चला जाता है। क्लब की एक लड़की आती है तो वनवन को संभालने लगती है और बोलती है कि इन रिच लोगों की नज़र में हमारी लाइफ तो वैल्यू नहीं करती। वनवन मन में सोचती है कि मैं ही फूल थी जो इनसे इंसानियत की उम्मीद लगा बैठी, मगर ये तो मॉन्स्टर्स हैं। और जब दोनों यंग मास्टर्स उसे पैसे नहीं देते तो वो सैड होकर बाहर आती है। वो रोड क्रॉस करने लगती है कि चंचन अपनी कार से उसे हिट कर देती है। वनवन गिर जाती है तो उसकी टांग बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। वो रोने लगती है। चंचन उसे बोलती है कि किसने बोला था कि मेरे रास्ते में आओ, और बोलती है कि मैं तुम्हें 2 लाख दे दूंगी। वो प्राउड होकर अंदर चली जाती है। वनवन बहुत दुखी होकर सोचती है कि ये लोग किसी को हिट करते हैं तो कॉम्पनसेशन दे देते हैं, और क्या इन्हें लगता है कि पैसा देकर किसी की लाइफ खरीदी जा सकती है। वो बेहोश हो जाती है और जब वो जागती है तो हॉस्पिटल में थी। गू फैमिली का 3rd यंग मास्टर डॉक्टर है। वही वनवन को हॉस्पिटल आया था। वो वनवन को बताता है कि मैं चंचन का 3rd ब्रदर हूँ, और बोलता है कि वो छोटी और नासमझ है तो गुस्से में आकर उसने तुम्हें टक्कर मार दी, और बोलते हैं कि उसकी तरफ से अपॉलॉजिस मैं करता हूँ और कॉम्पनसेशन में दूंगा और तुम्हारे इलाज के लिए पे भी कर दूंगा। वनवन गुस्से में आती है तो बोलती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, और तुम्हारी बहन ऑलमोस्ट मेरी जान लेने वाली थी, तो क्या तुम्हें लगता है कि पैसे लेकर मैं उसे माफ कर दूंगी। और फिर बोलती है कि वो छोटी और नासमझ नहीं, वो कॉलेज की स्टूडेंट है और अडल्ट हो चुकी है, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। 3rd ब्रदर बोलते हैं कि क्या मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बहन को बुली करती रहती हो, और मैं ही फूल था कि तुम्हें कॉम्पनसेशन की ऑफर की, और मेरी बहन बहुत रिस्पॉन्सिबल और समझदार है, वो ऐसे किसी को बुली नहीं करती। वनवन बोलती है कि मैं तुम्हारी बहन को बुली नहीं करती, बल्कि वो मुझे बुली करती है। 3rd ब्रदर सिर्फ अपनी बहन की बात का ट्रस्ट करता था तो बोलते हैं कि मेरी ड्यूटी का टाइम हो रहा है तो मैं चलता हूँ। वरुण को बहुत गुस्सा आ रहा था तो वो एक लॉयर के पास जाती है और बोलती है कि मुझे गू फैमिली की यंग लेडी चंचन पर केस करना है। लॉयर इसे समझाता है कि गू फैमिली बहुत पावरफुल है, और पहली बात ये कि तुम्हारा केस कोई भी नहीं लेगा, और अगर कोई केस ले भी लेगा तो 5th यंग मास्टर बेस्ट लॉयर है तो तुम केस हार जाओगी, तुम्हारा पैसा वेस्ट जाएगा। वो उसे एडवाइस करते हैं कि तुम केस का ख्याल दिल से निकाल दो। वनवन के दिल में और गुस्सा बढ़ने लगता है, और जैसे वो डॉरम वापस आती है तो उसका सूटकेस और कपड़े बाहर फैले थे। उसे रूममेट्स पर गुस्सा आता है तो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर उन लोगों ने दरवाजा लॉक किया था तो दरवाजा नहीं खोलती। वनवन सैड हो जाती है तो अपना सामान सूटकेस में रखती है, और वो वहाँ से जाने लगती है कि एक लड़का चैंग आता है। चंचन इसे पसंद करती थी और इसी लड़के के कारण वो वनवन को बुली करती थी। वो वनवन की टांग देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। वनवन बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हारे से कोई भी मतलब नहीं। चैंगो से बोलते हैं कि तुम सूटकेस कहाँ ले जा रही हो और मैं इसे उठाने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तभी चंचन आ जाती है तो बोलती है कि लास्ट टाइम तुमने बोला कि मुझे जेलस करने के लिए तुमने वनवन से लव कन्फेशन किया था, मैंने इस बात को जाने दिया, मगर अब ये क्या है। चैंग बोलता है कि ये इंजर्ड है तो मैं सिर्फ इसकी हेल्प कर रहा था, और मैंने तुम्हें क्लियर तो किया था कि मैं इसे मोहब्बत नहीं करता। वरुण उसकी बात सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे यही लगता था कि चैंग सच्चे दिल से उसे मोहब्बत करता है, मगर अब उसे समझ आती है कि रियल में वो चंचन से मोहब्बत करता है, और उसे जेलस करने के लिए उसने मुझसे लव कन्फेशन किया। चैंग के लिए भी उसके दिल में नफरत बढ़ने लगती है। चैंग चंचन को बोलते हैं कि बाद में मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, तुम अभी यहाँ से चली जाओ, और बोलते हैं कि मुझे तुमसे माफी भी मांगनी है। चंचन उसे बोलती है कि ओके मैं तुम्हारा वेट करूंगी, और लास्ट बार मैं तुम्हारा ट्रस्ट कर रही हूँ, मुझे निराश ना करना। वो वहाँ से चली जाती है तो चैंग एक बार फिर से वनवन से माफी मांगता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे लव कन्फेशन किया तो चंचन तुम्हें बुली करती थी, और उसकी तरफ से भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो भी छोटी और नासमझ है, और तुम जानती हो कि वो गू फैमिली की प्रिंसेस है। उसके 9 भाई हैं जो उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और कोई उसके अंगेज नहीं जा सकता, और मैं भी ये जुर्रत नहीं कर सकता। वनवन से बोलती है कि अगर वो अपनी फैमिली की प्रिंसेस है तो मैं भी अपने पेरेंट्स की प्रिंसेस हूँ। चैंग बोलते हैं कि वो गू फैमिली की बेटी है तो कभी रॉन्ग नहीं हो सकती, और तुम उसे माफ कर दो। वनवन बोलती है कि वो ऑलमोस्ट मेरी जान लेने वाली थी, हर जगह वो मुझे बुली करती है और तुम चाहते हो कि मैं उसे माफ कर दूं। और बोलती है कि जो खेल खेलना है तुम रिच लोग आपस में खेलो, मुझे इस हिसाब से दूर रखो, और फिर उसे जेलस करने को किसी से लव कन्फेशन करना हो तो किसी और को ढूंढना। चैंग उसकी बात समझ आता है तो सूटकेस छोड़ देता है। वनवन अपना सूटकेस लेती है तो मुश्किल से चलते वहां से जा रही थी। चैंग बहुत सैड होता है, वो उसके पीछे जाने लगता है, फिर रुक जाता है क्योंकि वो जानता था कि चंचन उसे और ज्यादा बुली करेगी, और चंचन दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। और चंचन को लगता है कि वनवन की लाइफ अभी भी इजी है, उसे और ज्यादा बुली किया जाना चाहिए। वो अपनी मॉम को कॉल करती है तो बोलती है कि स्कूल में मुझे बुली किया गया।
वनवन सूटकेस लेकर सीढ़ियाँ उतरती है तो उसकी टांग में और ज्यादा पेन होने लगती है। तभी डॉक्टर उसे कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि आप फीस जमा करवाएं तो आपकी माँ का ऑपरेशन होगा, और बोलते हैं कि ऑपरेशन का टाइम आ रहा है। वनवन बोलती है कि मुझे कुछ टाइम दें। डॉक्टर बोलते हैं कि ओके, आपके पास 3 डेज हैं। वनवन अपनी माँ की हालत याद करती है और फिर डॉक्टर की बातें याद करती है तो इंजर्ड टांग को देखकर सोचती है कि मुझे अपनी माँ के लिए कुछ करना होगा, उनकी पेन मुझसे ज्यादा है। वो भी साके फेंक देती है और फिर वो लंगड़ाते हुए रेडी होकर क्लब जाती है तो मैनेजर से बोलती है कि आज बहुत रिच लड़का आया है, तुम उसे खुश कर दो तो तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। वो उसे एक कमरे में छोड़कर चली जाती है और कस्टमर कोई और नहीं, गू फैमिली का फर्स्ट यंग मास्टर है। वनवन अंदर जाती है तो बोलती है कि हेलो सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। बिग ब्रदर उसे देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। वनवन बोलती है कि शायद आपको गलत फहमी हुई, मैं आपसे कभी नहीं मिली। बिग ब्रदर बोलते हैं कि शायद मुझे ही डाउट हुआ हो, और फिर वो से बोलते हैं कि तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करनी है और कुछ नहीं करना। वनवन उसके साथ ड्रिंक करने लगती है तो बिग ब्रदर उसके साथ बातें शेयर करने लगते हैं, और वनवन नहीं जानती थी कि ये गू फैमिली का फर्स्ट यंग मास्टर है। बिग ब्रदर उसे बताता है कि 15 साल पहले हमारी बहन खो गई थी और हम अभी तक उसे ढूंढ रहे हैं, और बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल उस जैसी हैं। और फिर वो उसे चेक देते हैं तो बोलते हैं कि ये मेरी तरफ से थैंक्स है। तभी चंचन आती है तो वो वनवन को नहीं देखती, वो आकर अपने भाई का बाजू पकड़ती है तो बोलती है कि मैंने आपको बोला था कि मुझे एक सिंगर पसंद है तो उसे यहाँ बुलाएं। तभी वो चंचन को देखती है तो बोलती है कि तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रही हो, और पहले तुमने मेरा बॉयफ्रेंड छीन लिया और अब मेरे भाई को भी छीनना चाहती हो। बिग ब्रदर इशारा करते हैं कि तुम चुप रहो। चंचन बोलती है कि भाई आप इसे नहीं जानते, ये देखने में इनोसेंट लगती है मगर डर्टी गर्ल है, आप इसे दूर रहें। बिग ब्रदर उसे बोलते हैं कि तुम जिस फेमस स्टार को बुलाना चाहती हो मैं उसे इनवाइट कर लूंगा, और फिर वो वनवन से बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। वनवन थैंक्स करती है तो चेक लेकर चली जाती है। चंचन उसके हाथ में चेक देख लेती है और मकारी से स्माइल करने लगती है। वनवन जैसे चेक कैश करवाने लगती है तो उसे पता चलता है कि चेक कैश नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने चेक दिया है उसने बोला है कि ये चेक चोरी हुआ है। वनवन को समझ आ जाती है कि ये काम चंचन का है। तभी डॉक्टर फिर से उसे कॉल करता है कि आज आपकी मॉम का ऑपरेशन है मगर पैसे जमा नहीं हुए। वनवन के पास टाइम नहीं था तो वो थर्ड ब्रदर की ऑफर याद करती है तो उसे मिलने हॉस्पिटल जाती है। वो उसे बोलती है कि आपने बोला था कि आप मुझे कॉम्पनसेशन देंगे तो मुझे 5 लाख दें। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि पहले तुमने पैसे लेने से मना कर दिया था तो आप पैसे लेने क्यों आई हो, और दिल में सोचते हैं कि चंचन ने ठीक बोला था कि लड़की बेशरम है और पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। वो चेक देते हैं तो चेक फेंक कर बोलते हैं कि आज से ये मैटर क्लोज हो गया, और वनवन गू फैमिली पर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी तो वो बोलती है कि मुझे चेक नहीं बल्कि ट्रांसफर चाहिए। वो अपना फोन थर्ड ब्रदर के सामने करती है तो थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि ये चेक फेक है, और बोलते हैं कि तुम रियल में बैड गर्ल हो। और वनवन को उसकी बातों की परवाह नहीं थी, उसे इसी बात की खुशी हो रही थी कि उसे 5 लाख मिल गए। तो वो दौड़ती अपनी मॉम के पास जाती है तो अपने डैड को बताती है कि पैसों का अरेंज हो गया। वो लोग पेमेंट करते हैं। डॉक्टर आते हैं तो बोलते हैं कि हम ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वो मिसेस जैंग को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। वनवन उसका डैड दोनों बाहर खड़े थे तो डैड पूछता है कि इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए। वनवन बोलती है कि मैंने अपनी फीस के लिए जमा किए थे मगर फीस देने में बहुत टाइम है तो पहले मॉम का इलाज करवाते हैं तो पैसे फिर से जमा हो जाएंगे। डैड ओके बोलता है। तभी टीचर वनवन को कॉल करती है तो बोलती है कि तुम प्रिंसिपल ऑफिस आओ। वनवन बोलती है कि मैं अभी नहीं आ सकती। टीचर बोलती है कि अगर 1 घंटे में तुम यहाँ नहीं आई तो तुम नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। डैड उसकी बात सुन लेते हैं तो बोलते हैं कि तुम स्कूल जाओ, मैं यहाँ सब संभालूंगा, तुम्हारी मॉम को होश आ जाए तो मैं तुम्हारी उसे बात करवाऊंगा। वनवन प्रिंसिपल ऑफिस जाती है तो मिसेस गू सामने बैठी थी। वो वनवन का नाम पूछती है तो फिर उसे बताती है कि मैं चंचन की मॉम हूँ और बोर्ड की मेंबर भी हूँ, और फिर जोर से वनवन को स्लैप करती है तो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरी बेटी को बुली करो। वनवन को बहुत गुस्सा आता है तो बोलती है कि मैंने आपकी बेटी को बुली नहीं किया बल्कि वो मुझे बुली करती है। मिसेस गू बोलती है कि मेरी बेटी काइंड हार्टेड है, वो बिना रीजन किसी को बुली नहीं करती, और मैं तुम पुअर्स को जानती हूँ, रिच फैमिली के क्लोज होने के लिए तुम उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो, और बोलती है कि तुम जैसे लोग हमारी वर्ल्ड में आना डिजर्व नहीं करते, और जो चीजें तुम्हारी पहुंच से बाहर हैं उन्हें पाने का सपना ना देखो। और फिर वो उसे धमकी देती है कि अगर तुमने फिर मेरी बेटी को बुली किया तो मेरे एक वर्ड से तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को इस दुनिया से गायब कर दिया जाएगा। मिसेस गू बाहर आती है तो प्रिंसिपल को बोलती है कि इसे फायर कर दो। प्रिंसिपल बोलते हैं कि कॉलेज के एग्जाम आने वाले हैं तो कुछ दिन वेट करें, इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने दें। प्रिंसिपल बोलती है कि मैं और ज्यादा इन्वेस्ट करूंगी और अगर से कॉलेज से ना निकाला तो मैं बाकी इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगी। प्रिंसिपल
वनवन को कॉलेज से निकालने के लिए मान जाता है। वनवन का डैड उसे कॉल करता है कि तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो गया है। वनवन खुश हो जाती है तो हॉस्पिटल जाती है। मॉम को जैसे ही होश आता है तो वनवन उनसे मिलकर रोने लगती है। मॉम बोलती है कि कुछ दिनों में तुम्हारी ग्रेजुएशन है, तब तक मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। डैड बोलते हैं कि तुम ग्रेजुएट हो जाओ तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाकर तुम्हें पार्टी दूंगा। और वनवन भी सालों से अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही थी और इसके लिए उसने पुलिस में कंप्लेन लिखवाई थी और पुलिस ने उसका डीएनए का सैंपल लिया था, जिसके थ्रू उसके पेरेंट्स को ढूंढ रहे थे। वनवन को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि आपका डीएनए सैंपल एक फैमिली से मैच हो गया, आप फौरन यहाँ आए। वनवन अपने डैड को बताती है तो डैड बोलते हैं कि 15 साल से तुम अपनी फैमिली को ढूंढ रही थी और वो तुम्हें मिल गए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई, और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ताकि उन लोगों से मिलवाऊं। वनवन बोलती है कि आप मॉम के पास रुकें, मैं अकेले उनसे मिलाऊंगी। वनवन दिल में बहुत खुश होने लगती है कि 15 साल बाद वो अपनी फैमिली से मिलेगी और एक्साइटेड हो रही थी और सोचने लगती है कि पता नहीं वो कैसे होंगे, और फिर से डाउट होने लगता है कि पता नहीं वो उसे पहचानेंगे कि नहीं। जैसे वो पुलिस स्टेशन जाती है तो सामने मिसेस गू और चंचन थी। ऑफिसर मिसेस गू को बताता है कि जिस लड़की के साथ आपका डीएनए सैंपल मैच हुआ है वो यही लड़की है। मिसेस गू शॉक्ड हो जाती है तो बोलती है कि ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। ऑफिसर बोलते हैं कि डीएनए टेस्ट मशीन रिपोर्ट रॉन्ग नहीं देती और अगर आपको डाउट है तो हम फिर से टेस्ट कर लेते हैं। मिसेस गू कुछ टाइम पहले का टाइम याद करती है जब उसने वनवन को ह्यूमिलेट किया था। वो थोड़ा एम्बेरस होने लगती है तो फिर बोलती है कि तुम जैसी लड़की मेरी बेटी कभी नहीं हो सकती। वनवन भी बोलती है कि मुझे लगता है कि आप जैसी लेडी मेरी माँ कभी नहीं हो सकती, और वो फिर से डीएनए का सैंपल देते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। वनवन 5 साल की थी जब घर की नैनी ने किसी के साथ मिलकर उसे किडनैप किया था। गू फैमिली ने नैनी को ढूंढ लिया था मगर नैनी ने बताया था कि बच्ची कहीं भाग गई है, और 15 साल से वो अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे मगर उनकी बेटी नहीं मिली थी। चंचन वनवन से बहुत ज्यादा जेलस थी तो अपनी मॉम का गुस्सा बढ़ाने को बोलती है कि क्या ये मेरी खोई बहन हो सकती है। मॉम बोलती है कि कभी नहीं, इसने तुम्हारा बॉयफ्रेंड छीना और मेरी बेटी कभी किसी की चीज नहीं छीन सकती। और फिर वो जूम करने लगती है कि मेरी बेटी अकेली थी तो शायद वो कचरे से उठाकर खाना खाती होगी, और ऐसा सोचते वो बहुत डरने लगती है तो बोलती है कि मुझे हर हाल में अपनी बेटी को ढूंढना है, वो और सफर नहीं करेगी। वनवन हॉस्पिटल जाती है तो मॉम पूछती है कि क्या आप पेरेंट्स से मिली हो। वनवन मिसेस गू का फेस याद करती है तो बोलती है कि मुझे उनका कुछ भी पता नहीं चला, और वो दिल से चाहती थी कि मिसेस गू उसकी मॉम ना हो। मॉम उसे तसल्ली देती है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और चाहे तुम्हारी फैमिली का पता ना भी चले तुम हमारी प्रिंसेस रहोगी, मैं और तुम्हारा डैड हमेशा तुमसे मोहब्बत करेंगे। वनवन उनका हाथ पकड़ती है तो रोने लगती है और बोलती है कि आपने 15 साल मुझे पाला है तो मेरे रियल पेरेंट्स आप ही हैं। तभी डॉक्टर आता है तो बताता है कि आपकी मॉम बहुत जल्दी रिकवर कर रही हैं, ये ऐसे ही रिकवर करती रही तो हम 2 दिन बाद इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। वनवन डॉक्टर की बात सुनती है तो बहुत खुश होने लगती है। डॉक्टर चला जाता है तभी वनवन के फोन पर ऑफिसर की कॉल आती है तो डैड फोन उठा लेता है। ऑफिसर बताता है कि हमने फिर से डीएनए के टेस्ट किया है, मिसेस गू ही आपकी मॉम है, और वो डीएनए की रिपोर्ट उसे सेंड करता है। और दूसरे सर पे देखते हैं कि मिसेस गू को जो रिपोर्ट मिलती है वो चंचन ने फेक बनवाई थी। मिसेस गू जब रिपोर्ट देखती है तो रिलैक्स हो जाती है और बोलती है कि अच्छा हुआ कि वनवन मेरी बेटी नहीं, और वनवन को जो रिपोर्ट मिली थी वो रियल थी। वनवन का डैड उसे बोलते हैं कि तुम अपनी मॉम से मिलने जाओ। वनवन बोलती है कि मैं पहले उनसे बात कर चुकी हूँ, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो माँ है तो तुमसे मोहब्बत करती होगी, और दोनों पेरेंट्स से बोलते हैं कि हम लोग खुश हैं कि तुम्हें लाइफ में सब कुछ मिलेगा। डैड बोलते हैं कि अगर तुम्हें अकेले जाने से डर लगता है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वनवन दिल में सोचती है कि एक बार मैं डैड के साथ अपनी फैमिली से मिलने जाऊंगी, अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट ना किया तो फिर कभी उनसे नहीं मिलूंगी। वो अपने डैड के साथ गू हाउस आती है मगर वो नहीं जानती थी कि मिसेस गू को ऑलरेडी जो रिपोर्ट मिली है वो चंचन ने बनवाई है। वो उन्हें रिपोर्ट दिखाती है तो मिसेस गू बोलती है कि तुम्हारी रिपोर्ट फेक है, मेरा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं। वनवन कुछ बोलने लगती है तो मिसेस गू गुस्से में आती है तो बोलती है कि क्या तुम जानती हो कि मैं 15 साल 9 महीने और 6 दिन से अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ, और उसे मिलने के लिए मैं एक एक दिन उंगलियों पर गिन के गुजारती हूँ, और तुम्हें झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी हो, और अगर तुम मेरी बेटी होती तो तुम्हें पहचानने में मुझे मिस्टेक ना होती। और फिर वो अपने बाल दिखाकर बोलती है कि क्या मेरी एज में किसी के ऐसे सफेद बाल देखे हैं, मैं हर टाइम अपनी बेटी की चिंता में रहती हूँ तो इसी कारण टाइम से पहले बूढ़ी हो गई। और फिर वो शाउट करने लगती है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि फेक रिपोर्ट बनवाओ। वो गार्ड्स को बुलाती है तो बोलती है कि इन दोनों को बाहर फेंक दो, ये फिर दोनों मेरे सामने ना आए।
गार्ड्स वन को मारने लगते हैं तो डैड अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने को उसके सामने हो जाता है। गार्ड्स उसे बहुत ज्यादा मारने लगते हैं और फिर दोनों को बाहर फेंक देते हैं। वन अपने डैड को संभालने लगती है और बोलती है कि कोई हॉस्पिटल ले जाने में मेरी हेल्प करो। तभी बिग ब्रदर आता है तो वन उसके पाँव पकड़ लेती है और बोलती है कि प्लीज मेरे डैड को बचाओ। बिग ब्रदर बोलते हैं कि चंचल ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुमने झूठ बोला कि तुम मेरी बहन हो, तुमने हमारे इमोशंस के साथ खेला है, तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। वो उसे पुश करते हैं तो चला जाता है। वर्नर मुश्किल से अपने डैड को हॉस्पिटल आती है तो डॉक्टर से बताता है कि बहुत लेट हो गया, तुम इनकी वाइफ को बुलाओ और दोनों आखिरी बार उनसे मिलो। मिसेज यंग वहीं आ रही थी तो डॉक्टर की बात सुनती है तो सैड होकर गिर जाती है। वर्नर उन्हें संभालती है तो डैड के पास लाती है। मिसेज यंग अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ती है मगर मिस्टर यंग की डेथ हो जाती है। वर्मन अपने डैड के लिए रोने लगती है तभी मॉम बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टर मिसेज यंग को चेक करते हैं तो वर्नन को बताते हैं कि उनका इलाज अब नहीं हो सकता और कुछ टाइम के लिए उनकी केयर करना चाहो तो कर सकती हो। वर्नन अपनी मॉम से मिलने जाती है तो बहुत रो रही थी और सबसे ज्यादा गुस्सा उसे गू फैमिली पर था। मॉम उसे बोलती है कि मुझे घर जाना है, मैं हॉस्पिटल में नहीं रह सकती। एम्बुलेंस उन्हें घर छोड़ने जा रही थी तो मॉम रोते जा रही थी। वर्नन अपने डैड की डेड बॉडी देखती है और फिर अपनी माँ की हालत देखती है तो उसकी नफरत और ज्यादा बढ़ने लगती है और फिर उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। वर्नन सारी रस्में पूरी करती है तो फिर अपने मॉम डैड से प्रॉमिस करती है कि जिन्होंने आपको पेन दी है मैं उनसे रिवेंज लूंगी। उसकी एक वीडियो लाइव जाने लगती है। चंचन वीडियो देखती है तो अपनी मॉम को देखती है कि देखें वर्नन क्या बोल रही है। मॉम वीडियो देखने लगती है। वर्नन बोलती है कि जब मैं 5 साल की थी तो अपनी फैमिली से बिछड़ गई थी। मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स ने मुझे देखा तो मुझे घर ले आए और उन्होंने दिल से मेरी केयर की और मुझे बहुत प्यार दिया। मैं चाहती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊं तो उन्हें रीपे करूं। मेरा डैड पैरालाइज है और मॉम ब्लाइंड है और अब उसका लीवर फेल हो चुका था और मैं चाहती थी कि अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ दूं। मगर गू फैमिली की लड़की चंचल ने हर तरह से कोशिश की कि मेरी हेल्प हर तरह से बंद कर दे और मैं जितना अपने पेरेंट्स को खुशी देना चाहती थी उतना ही उन्हें दुख मिलने लगा और बोलती है कि गू फैमिली के कारण मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। और फिर वो बताती है कि सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि गू फैमिली मेरी रियल फैमिली है और उन्हीं के कारण मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई। और बोलती है कि जब मुझे पता चला कि वो मेरे रियल पेरेंट्स हैं तो मैं उनसे मिलने गई मगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और धक्के देकर मुझे और मेरे डैड को घर से निकाल दिया। और बोलती है कि अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स की मौत के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो पनिश मुझे मिलनी चाहिए। और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि मैंने अपने रियल पेरेंट्स को ढूंढा। और फिर वो ब्रेसलेट दिखाकर बोलती है कि आप लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ मगर ये वही ब्रेसलेट है जो मेरी माँ ने मुझे पहनाई थी क्योंकि मेरे हाथ पर एक बर्थ मार्क था जो बहुत अगली दिखता था और मेरी मॉम ने ये ब्रेसलेट अपने हाथों से बनाई और मुझे पहनाई और तब से ये मेरे पास है मगर अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। वो अपनी नास काटती है तो ब्रेसलेट उतार कर फेंक देती है। वो गिर जाती है। मॉम वीडियो में उसका हाथ देखती है तो उसका बर्थ मार्क नजर आ जाता है। मिसेस गू शॉक्ड हो जाती है तो फोन उसके हाथ से गिर जाता है। वो अपने बेटों को बोलती है कि वो तो मेरी खोई बेटी है। चंचन बोलती है कि क्या आप भूल गई हैं कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में लिखा था कि वो आपकी बेटी नहीं है। मिसेस गू रिपोर्ट निकालती है तो अपने बेटे को बोलती है कि पता लगाओ कि रिपोर्ट रियल है या फिर फेक है। थर्ड ब्रदर रिपोर्ट चेक करवाता है तो पता चलता है कि रिपोर्ट तो फेक है। एट्थ ब्रदर बोलता है कि मॉम आप इतनी वरिड हो रही हैं कि क्या हमारी बहन के बारे में कुछ पता चला है। मॉम उसे बताती है कि वन ही तुम्हारी खोई बहन शाओ है। सब शौक रह जाते हैं तो 8 और 9 बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। मॉम बोलती है कि उसके हाथ पर वैसा ही बर्थ मार्क है और वैसी ही ब्रेसलेट है तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। वो बोलती है कि वो मर रही है तो मुझे उसे बचाना है। बिग ब्रदर कॉलेज में कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि वर्नर का एड्रेस हो। उन्हें वर्नर का एड्रेस मिल जाता है। सब लोग जाने लगते हैं तो चंचल बोलती है कि मैं अभी आपके साथ जाऊंगी। मिसेस गू सोचती है कि रिपोर्ट मुझे इसने दी थी तो शायद इसी ने फेक रिपोर्ट बनवाई हो। वो बोलती है कि तुम घर पर रहो, हम अकेले जाएंगे। वो अपने बेटे को लेकर चली जाती है। चंचल बोलती है कि वन जब तुम जिंदा थी तो तुमने मेरा बॉयफ्रेंड छीन लिया और मारकर मेरी फैमिली और मेरे भाइयों को छीनना चाहती हो, ऐसा नहीं हो सकता। गू फैमिली वन के घर जाती है। वो लोग घर देकर बोलते हैं कि इससे अच्छे क्वार्टर में हमारे सर्वेंट रहते हैं और जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो वन बेहोश पड़ी थी। मॉम बोलती है कि ये मेरी बेटी है। एक भाई बोलते हैं कि सिर्फ बर्थ मार्क से ये पता नहीं चलता कि ये आपकी बेटी है। मॉम बोलती है कि इसकी ब्रेसलेट ढूंढो, वो मैंने अपने हाथों से बनाई थी तो उसे पहचाने में मुझे मिस्टेक नहीं हो सकती। थर्ड ब्रदर ब्रेसलेट ढूंढ लेते हैं तो पास को याद करने लगते हैं। फ्लैश होकर देखते हैं कि वन अपने भाई के साथ खेलने जा रही थी तो रास्ते में उसकी ब्रेसलेट टूट कर गिर जाती है।
वो रोने लगती है कि ये मुझे मॉम ने दी थी और थर्ड ब्रदर ने खुद उसे ब्रेसलेट जोड़ कर दी थी। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं, थर्ड ब्रदर ब्रेसलेट उठाता है तो पहचान लेता है। वो वन के सामने घुटनों पर बैठ जाता है तो बहुत सैड होने लगता है। वो अपना रुमाल निकालता है तो वन के हाथ साफ करने लगता है और उसे माफी मांगने लगता है। नाइन्थ ब्रदर सोचते हैं कि भाई जब किसी का ऑपरेशन करते हैं तो इस स्पेशल रुमाल से अपने हाथ साफ करते हैं और इनके रुमाल को कोई और टच नहीं कर सकता। और सोचते हैं कि क्या ये हमारी बहन है कि ये अपने रुमाल से इसके हाथ साफ कर रहे हैं। वो पूछते हैं कि क्या ये हमारी बहन है, तो थर्ड ब्रदर हाँ बोलते हैं। सब लोग शॉक रह जाते हैं। मॉम बोलती है कि इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। वो लोग वन को उठाकर कार में डालते हैं, मगर अब बहुत लेट हो चुका था। सबको अपनी अपनी मिस्टेक याद आने लगती है। थर्ड और नाइन वन का फेस देखते हैं तो सोचते हैं कि हमारी बहन ने हमसे पैसे मांगे थे तो हमने उसे बोला था कि नेकेड होकर पिक्चर्स बनवाओ। उन्हें रिग्रेट होने लगता है कि जो उनकी बहन है ही नहीं, उसके लिए उन्होंने अपनी ही बहन को बुली किया। दोनों बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, मगर टाइम वापस नहीं आ सकता था। वो लोग घर आते हैं तो चंचन पूछती है कि क्या हुआ, क्या वन ही श्याओ है। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि उसकी डेथ हो गई। चंचन बहुत खुश होने लगती है तो सोचती है कि वो मेरे साथ विरासत शेयर करना चाहती थी, मगर मेरा राइट कोई भी छीन नहीं सकता। बिग ब्रदर बोलते हैं कि कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ तो अनाउंस करूंगा कि वन हमारी खोई बहन श्याओ है। चंचन बोलती है कि ऐसा ना करें और उसे डर लग रहा था कि सब लोगों को पता चल जाएगा कि वो फेक बेटी है। मॉम बोलती है कि अपने भाइयों और डैड को इन्फॉर्म करो, लास्ट बार वो लोग वन से मिलें। बिग ब्रदर सबको इन्फॉर्म कर देते हैं। बाकी 5 भाइयों और डैड को नहीं पता था कि उन्होंने वन के साथ क्या किया है और उसकी डेथ हो गई। वो लोग उसे मिलने के लिए खुश हो रहे थे। सेकंड ब्रदर सेलिब्रिटी है, वो अपने साथ बहुत ज्यादा गिफ्ट लाता है तो सोचते हैं कि मेरी बहन ने 15 साल बहुत सफर किया है, मैं उसे गिफ्ट दूंगा तो शायद वो खुश हो जाएगी। वो घर आता है तो सब लोग बहुत सैड हो रहे थे। सेकंड ब्रदर पूछता है कि आप लोगों को क्या हुआ, मगर मॉम कुछ नहीं बोलती। वो बिग ब्रदर से पूछता है कि श्याओ कहाँ है। बिग ब्रदर उसे बताता है कि उसकी डेड बॉडी ऊपर है। सेकंड ब्रदर शॉक रह जाता है, गिफ्ट उसके हाथ से गिर जाते हैं। वो भागकर ऊपर जाते हैं तो वन को देखकर रोने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या ये मेरी बहन है। फ्लैश होकर देखते हैं कि वन सेकंड ब्रदर के साथ एक टीवी सीरियल में काम कर रही थी और वन का काम बहुत अच्छा था। तो सेकंड ब्रदर उसे अप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें और ज्यादा काम मिलेगा। और चंचन उसका हर रास्ता बंद करना चाहती थी। वो अपने सेकंड ब्रदर को बोलती है कि जो लड़की आपके साथ काम कर रही थी वो स्कूल में मुझे बुली करती है तो आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे, और बताती है कि उसने मेरा बॉयफ्रेंड भी छीन लिया है। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि फिक्र ना करो, मैं उसे बदला लूंगा। और सेकंड ब्रदर वन को इंडस्ट्री से बैन कर देते हैं तो उसे फिर कोई रोल नहीं मिलता। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं, सेकंड ब्रदर रोने लगते हैं तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बहन हो। और फिफ्थ ब्रदर लॉयर है, वो आता है तो बोलते हैं कि मरने वाला मर गया तो रोने की जरूरत नहीं। सेकंड बोलते हैं कि तुम बहुत हार्डलेस हो कि अपनी बहन के मरने पर रोगे भी नहीं। फिफ्थ बोलते हैं कि मरे हुए लोग वापस नहीं आते, मगर इसे लेकर लोग जो रूमर फैला रहे हैं और इसे बदनाम कर रहे हैं उन सबको क्लियर करना होगा। सेकंड ब्रदर फिफ्थ को हिट करके छोड़ देते हैं। चंचन आती है तो झूठे आंसू बहाने लगती है और बोलती है कि अगर मुझे पता होता कि वन आपकी खोई बहन श्याओ है तो मैं कभी उसे बुली ना करती। सेकंड ब्रदर सोचते हैं कि इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और उसे ये बात समझ जाती है कि चंचन ने उसकी बहन को लेकर झूठ बोला था। वो लोग सैड होकर नीचे जाते हैं। फोर्थ ब्रदर आता है तो बोलते हैं कि श्याओ कहाँ है और वो उसे मिलने के लिए एक्साइटेड हो रहा था और तो कोई कुछ नहीं बोलता। बिग ब्रदर बोलते हैं कि डैड आ जाए तो बता देंगे। तभी डैड और सिक्स ब्रदर आते हैं। डैड एक्साइटेड होकर पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। वो लोगों ने बताते हैं कि उसकी डेथ हो गई। डैड शॉक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया, और पूछता है कि वो कहाँ है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि वो ऊपर है तो चलकर मिल लेते हैं। डैड वन को देखते हैं तो बहुत रोने लगते हैं कि मैंने 15 साल तुमसे मिलने के लिए वेट किया। और फिर वो उसकी कलाई देखते हैं तो बोलते हैं कि इसकी डेथ कैसे हुई। मिसेस गू अपने हस्बैंड को वीडियो दिखाती है जहाँ वन बोल रही थी कि मुझे गू फैमिली से जस्टिस चाहिए तो मैं मार रही हूँ, और मैंने गू फैमिली को बताया कि मैं उनकी बेटी हूँ तो उन्होंने ये बोलकर मेरा मुंह बंद कर दिया कि मैं रिच लोगों की अट्रैक्शन पाने को फेक रिपोर्ट बनवा कर लाई हूँ। डैड दुख और गुस्से से कांपने लगते हैं। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि आप लोगों ने उसे पहचाना क्यों नहीं था। चंचन बोलती है कि कॉलेज में उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं तो इसी कारण मॉम ने उसे पहचाना नहीं। मॉम बोलती है कि सारी मिस्टेक मेरी है, मैंने इसे पहचानने से मना किया था। वो बेहोश हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। थर्ड ब्रदर अपने भाइयों को बोलते हैं कि मैं मॉम के पास हूँ तो तुम लोग घर जाओ। वो लोग घर आते हैं तो चंचन अपने डैड को बोलती है कि अब इसका फ्यूनरल कर देना चाहिए। डैड बोलते हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती कि मेरी बेटी ने अपनी जान क्यों ली
तो मैं इसे दफा नहीं करूंगा। बिग ब्रदर को याद आता है कि वर्मा ने उसे बोला था कि मेरे डैड को बचाओ, मगर उसने उसे पुश कर दिया था। उसे रिग्रेट होने लगता है तो सोचता है कि अगर डैड को पता चले तो पता नहीं ये मेरे साथ क्या करे। और डैड ने जितनी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी उसे वर्मन की पिक्चर्स मिली थी, तो वो गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि इस सिटी में इतना बेशर्म कौन है जो किसी लड़की की ऐसे पिक्चर्स बनाता, और बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करो कि उसे फ्रेम किसने किया था और पिक्चर्स किसने ली थी। 8th और 9th बोलते हैं कि ये मिस्टेक हमारी है। डैड स्लैप करते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि किसी की ऐसे पिक्चर्स बनवाओ। डैड फिर से 9th को स्लैप करने लगते हैं तो 8th उसे रोक देता है और बोलते हैं कि हमें नहीं पता था कि वो हमारी बहन है। डैड बोलते हैं कि अगर वो तुम्हारी बहन ना भी होती तो किसी लड़की के साथ तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, और क्या मैंने तुम लोगों को ये सिखाया है। 8th ब्रदर सैडो को चंचन को देखते हैं तो बताने लगते हैं कि हम दोनों भाई क्लब में थे और चंचन हमारे पास आई तो इसने बोला कि वर्मा ने इसके बॉयफ्रेंड छीन लिया है और इसे बुली करती है। हमने उसे क्लब बुलाया तो उसकी पिक्चर्स ली। फिर ब्रदर चंचन से पूछता है कि बताओ तुम भी एक लड़की हो तो उसकी ऐसी पिक्चर्स क्यों बनवाई। चंचन बोलती है कि डैड मरे हुए वापस नहीं आते तो इन्हें बोले मुझे माफ कर दें। डैड कुछ नहीं बोलता। फिफ्थ बोलते हैं कि बताओ तुमने हमारी बहन के साथ और क्या क्या किया है। चंचन बोलती है कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं, मैंने इसके अलावा उसके साथ कुछ भी नहीं किया। बिग ब्रदर बोलते हैं कि आज रात प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं किसी को बोलता हूँ कि सारी इन्वेस्टिगेशन करे और फिर हम सबके सामने वर्मन की आइडेंटिटी रिवील करेंगे और जिसने उसे फ्रेम किया था उसे भी एक्सपोज करेंगे। तभी सेवंथ ब्रदर आता है, चुपचाप अपना लैपटॉप खोलता है तो वो सर्च करने लगता है। एक भाई बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारी बहन की डेथ हो गई और तुम हो कि लैपटॉप पर काम कर रहे हो। डैड उसे बोलने से रोक देता है। सेवंथ ब्रदर चंचन को देखने लगते हैं तो चंचन बोलती है कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। सेवंथ ब्रदर बोलते हैं कि जब मैं अब्रॉड में था तो अपनी बहन को ढूंढने के लिए ग्लोबल जेनेटिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और 2 मंथ पहले मुझे मैसेज मिला कि वर्मन हमारी खोई बहन शाओ है, और बोलते हैं कि वर्मन को लेकर मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि उसे लेकर बहुत ज्यादा रूमर फैलाई जाती हैं और उसे बदनाम करने के लिए उसकी पिक्चर्स अपलोड की गई। इवन उसे जान से मारने के लिए उसका कार एक्सीडेंट किया गया, और बोलते हैं कि सब काम एक ही IP एड्रेस से किए गए। फैमिली बोलती है कि वो पर्सन कौन है। सेवन ब्रदर लैपटॉप की स्क्रीन उनके सामने करते हैं। सब लोग चंचन की फोटो देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं। सेवन बताते हैं कि फेक DNA रिपोर्ट भी इसने बनवाई थी। वर्मन गिर जाती है तो बोलती है कि मुझे माफ कर दें, मैं सिर्फ आपकी मोहब्बत पाना चाहती थी और ये नहीं चाहती थी कि शाओ कभी वापस आए तो ऐसा किया। एज ब्रदर उसे स्लैप करते हैं तो बोलते हैं कि तुमने हम भाइयों को फ्रेम किया कि अपनी ही बहन को बुली करें। डैड गार्ड्स को बुलाते हैं तो बोलते हैं कि इसे बाहर फेंक दो। फिफ्थ बोलते हैं कि मैं तो इसे जेल भेजूंगा। गार्ड चंचन को बाहर लाते हैं। तभी मॉम हॉस्पिटल से आ रही थी। चंचन उन्हें बोलती है कि मॉम मेरी हेल्प करें, मैं आपकी प्रिंसेस हूँ। मॉम उसे जोर से स्लैप करती है तो बोलती है कि तुम मेरी प्रिंसेस नहीं हो, मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया और प्रिंसेस की तरह पाला, मगर तुमने हमारे साथ क्या किया। चंचन बोलती है कि जब आपने मुझे अडॉप्ट कर लिया था तो आपने रियल बेटी को क्यों ढूंढ रही थी, और क्या तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें उसे मिलने दूंगी। मॉम उसे स्लैप करने लगती है तो उसका सर घूमने लगता है। थर्ड ब्रदर गार्ड्स को बोलते हैं कि इसे यहाँ से ले जाओ, और फिर हम देखते हैं कि कॉलेज के बाहर नोटिस लगता है कि वर्मन को कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया। स्टूडेंट बातें करने लगते हैं। चैंग आते हैं तो बोलते हैं कि इसे फायर क्यों किया गया। स्टूडेंट बोलते हैं कि क्या तुमने उसकी वीडियो नहीं देखी, उसने तो अपनी जान ले ली है। चैंग शॉक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि मैंने तो वीडियो नहीं देखी। चैंग वीडियो देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती। चैंग वीडियो देखते हैं तो लोगों के कमेंट्स पढ़ने लगते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि वो इनोसेंट थी और कुछ लोग बोल रहे थे कि वो बहुत लालची और ड्रामेबाज थी। चैंग पूरी वीडियो देखते हैं तो बोलते हैं कि अगर वो गू फैमिली की यंग लेडी है तो फिर चंचन कौन है। फिफ्थ ब्रदर चंचन का केस लड़ते हैं तो उसे जेल करवाता है। वो चंचन से मिलने आता है तो चंचन बोलती है कि मुझे माफ कर दो और वरना तो आप वापस नहीं आ सकती, मगर फिफ्थ बोलते हैं कि तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। और चैंग तो जानना चाहता था कि सच क्या है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है। रिपोर्टर्स पूछते हैं कि क्या ये सच है कि वर्मन आपकी खोई बेटी शाओ थी। बिग ब्रदर हाँ बोलता है। रिपोर्टर बोलते हैं कि क्या आपने बेटे के आते ही आप चंचन को भूल चुके हैं और इसने वो कहाँ है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि आपसे वो गू फैमिली की मेंबर नहीं, क्योंकि उसी ने हमारी बहन को फ्रेम किया और बार बार उसे हर्ट किया, और बताते हैं कि वो इस टाइम जेल में है। एक रिपोर्टर बोलती है कि क्या हम अपनी रियल बहन से नहीं मिलवाएंगे। बिग ब्रदर बोलते हैं कि जो वीडियो सर्कुलेट हो रही थी वो सच है और अब उसकी डेथ हो चुकी है। सब लोग शॉक रह जाते हैं। चैंग गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुम लोग बोल रहे हो कि सिर्फ चंचन ने उसे बुली किया था। वो 9th और 8th ब्रदर को बोलते हैं कि क्या तुम दोनों भाइयों ने उसे बुली नहीं किया था। चैंग बहुत सैड होता है
तो पास को याद करने लगता है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि चैंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। वो क्योंकि पुअर था तो हर कोई उसे नफरत कर रहा था और एक दिन फी ना होने के कारण उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है। वो बहुत सैड होकर जा रहा था। एक टीचर चैंग को मिलता है तो बोलते हैं कि अगर फी जमा करवा दो तो तुम यहाँ पढ़ सकते हो। चंचन आती है तो बोलती है कि इसकी फी गू फैमिली दे देगी तो ये यहीं पढ़ेगा। चैंग खुश हो जाता है तो चंचन का थैंक्स करता है। चंचन बोलती है कि अगर मेरा थैंक्स करना चाहते हो तो आपसे जैसा मैं बोलूं तुम्हें वैसा करना होगा। और चैंग नहीं जानता था कि वो उसे क्या करवाएगी तो वो ओके बोल देता है। और चैंग 1-1 से सीनियर था। जैसे 1-1 का एडमिशन होता है तो पहले दिन डोरम आती है। चैंग उसे देखते हैं तो फर्स्ट साइड में उसे मोहब्बत करने लगता है। एक दिन वो उसे फ्लावर देते हैं तो बोलते हैं कि क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। चंचन की एक फ्रेंड उसे देख लेती है तो 1-1 को बोलती है कि क्या तुम बेशरम हो, मिस चंचन के बॉयफ्रेंड को क्यों छीन रही हो। चैंग बोलते हैं कि ये क्या बकवास कर रही हो, मैं चंचन का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तभी चंचन आ जाती है तो चैंग उसे डरने लगता है। चंचन एक नजर उसे देखती है तो वहाँ से चली जाती है। चैंग फिर से 1-1 को फ्लावर्स देते हैं तो 1-1 से बोलती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स नहीं रखती और फिर मुझे फॉलो ना करना। वो उसे रिजेक्ट करके चली जाती है और वो जानती थी कि उसे चंचन से झगड़ना नहीं। रात को 1-1 जा रही थी कि चंचन के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। चैंग उन्हें देख लेता है। वो कार के पीछे भागते हैं तो बोलते हैं कि ये तो गू फैमिली की कार है। वो चंचन को कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो जो करना है मेरे साथ करो, मगर 1-1 को जाने दो। चंचन उसे बोलती है कि इस सिटी में गू फैमिली के रूल चलता है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम नहीं जानते कि मेरे 9 भाई तुम्हारा क्या हाल करेंगे और 1-1 को भी नहीं छोड़ेंगे। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चैंग दोनों भाइयों को बोलते हैं कि क्या उसकी पिक्चर्स तुम लोगों ने नहीं बनाई थी। 8th और 9th एम्बैरस होने लगते हैं और चैंग को ज्यादा ही क्वेश्चन कर रहा था तो बिग ब्रदर गार्ड्स को इशारा करते हैं कि इसे पकड़ लो। गार्ड्स उसे जबरदस्ती ले जाते हैं। 8th और 9th ब्रदर बाहर आते हैं तो चैंग उन्हें बोलते हैं कि मैं झूठ बोला तो तुम लोग मुझे बाहर निकाल दिया और अगर 1-1 की तरह मुझे भी मारना चाहते हो तो जान से मार दो। 8th बोलते हैं कि हाँ हमने उसकी पिक्चर्स बनाई थी मगर हमें नहीं पता था कि वो हमारी बहन है। और फिर उसे बोलते हैं कि मिस्टेक तो तुम्हारी भी है कि अगर तुम 1-1 को पसंद ना करते तो चंचन उसे टारगेट नहीं करती। 9th बोलते हैं कि हमारी बहन की मौत के लिए जिम्मेदार तुम हो। चैंग रोने लगते हैं तो बोलते हैं कि मैं उसे लव कन्फेशन नहीं करता तो उसकी जान ना जाती और ना ही चंचन उसकी दुश्मन बनती। वो रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गू फैमिली 1-1 का फ्यूनरल करती है तो मॉम उसकी ब्रेसेट जलाती है और बोलती है कि तुम्हारा दूसरा जन्म हो तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और अगले जन्म में तुम मेरी बेटी बनकर आना। गू फैमिली जाने लगती है तो 1-1 की आत्मा पेयर होती है। मॉम को रियलाइज होता है कि पीछे कुछ है तो मुड़कर देखती है। 1-1 की आत्मा डिसअपेयर हो जाती है। वो लोग चले जाते हैं तो 1-1 की आत्मा फिर से बाहर आ जाती है। 1-1 बोलती है कि क्या मैं मरी नहीं और वो पास्ट लाइफ को याद करती है कि जब उसकी 5वीं बर्थडे थी तो उसकी फैमिली उसके लिए बहुत ज्यादा खुश थी। उसी दिन उसे किडनैप किया गया था। और फिर वो अपनी कलाई देखती है तो बोलती है कि क्या मैं मरी नहीं। और वो गू हाउस आती है तो गेट के बाहर खड़ी थी। सब लोग अंदर जा रहे थे तो 1-1 के बीच से गुजरते जा रहे थे। वो सोचती है कि क्या ये मेरी आत्मा है। वो अपने डैड के कमरे में जाती है तो डैड उसकी फोटो पकड़े बहुत रो रहा था। वो डैड को आवाज देती है और उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश करती है मगर उसे रियलाइज होता है कि वो तो किसी को टच नहीं कर सकती। 1-1 नीचे आती है तो सोचती है कि मेरे 9 भाई और बहुत लविंग पेरेंट्स थे और जब मैं 5 साल की थी तो किडनैप हो गई और मेरी लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया। मैंने सोचा था कि अपने पेरेंट्स से मिलूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मगर जब मैं अपने पेरेंट्स से वापस मिली तो मैंने अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स को भी खो दिया, इवन अपने रियल पेरेंट्स और भाइयों को भी खो दिया। अब मेरी कोई भी फैमिली नहीं। तभी बिग ब्रदर आता है तो वो उसके पीछे आती है। वो उसे देखकर सोचती है कि जब मेरे डैड की हालत खराब थी अगर आपने मेरी हेल्प की होती और मुझे कुछ पैसे दिए होते और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते तो मेरे पेरेंट्स ना मरते। और बोलती है कि मुझे तुमसे नफरत है और फिर वो बोलती है कि तुमसे ज्यादा मुझे खुद से नफरत है। बिग ब्रदर अपनी बहन की बचपन की बनाई हुई ड्राइंग निकालता है तो उसे देखकर रोने लगता है और वर्मा याद करती है कि ये ड्राइंग उसने अपने भाई को दी थी तो उसने तब से संभाल कर रखी थी। और जैसे विंडो से नीचे देखती है तो उसकी मॉम और भाई अंदर आ रहे थे और कोई चीज उसकी आत्मा को खींचती है तो उनके पास लेकर जाती है। मिसेस गू अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं उन लड़कियों के लिए एक फाउंडेशन बनाना चाहती हूँ जिनका कोई भी आसरा नहीं होता। मिस्टर गू ओके बोलते हैं और थर्ड ब्रदर जैसे ही कमरे में जाते हैं तो 1-1 की आत्मा उसके पीछे खींचती चली जाती है। और थर्ड ब्रदर ने जिस रुमाल से 1-1 का ब्लड साफ किया था उसने उस रुमाल को फ्रेम करवाया था तो वो उसे पकड़ के देखने लगता है और फिर फोटो फ्रेम को होल्ड करके रोने लगता है और सो जाता है। 1-1 सोचती है कि क्या ये पागल है। वो उसे देखकर सोचती है कि जब चंचन ने
कार से हिट करके मुझे मारने की कोशिश की थी तो इसने 5 लाख देकर मेरा मुंह बंद कर दिया था कि मैं उस पर केस ना करूं, और सोचती है कि मुझे तुमसे नफरत है क्योंकि तुम्हारी नज़र में मेरी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं। थर्ड ब्रदर सोते में अपनी बहन को आवाज़ें दे रहा था कि प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। वरना सोचती है कि मेरा दिल अब कुछ भी फील नहीं करता और मैं तुम लोगों से दूर जाना चाहती हूँ। वो वहाँ से जाना चाहती थी मगर कोई पावर उसकी आत्मा को वहाँ से जाने नहीं देती। मॉर्निंग तक वनवन वहीं रुके रहती है। नेक्स्ट डे जब थर्ड ब्रदर जाने लगते हैं तो वो खुश हो जाती है कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ, मगर जैसे ही वो गू फैमिली की विला से बाहर निकलने लगती है तो एक बाउंड्री लग जाती है। वो वहाँ से बाहर निकल नहीं पाती। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो वहाँ से जाना चाहती थी। तभी 8th और 9th ब्रदर आते हैं तो 8th को फील होता है कि सामने वनवन है। वनवन डिसअपीयर हो जाती है। 9th उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। 8th बोलता है कि मुझे लगा कि वहाँ मेरी बहन है मगर मैं उसे कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ तो इसी कारण उसे हर जगह फील करता हूँ। दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो वनवन बाहर निकलने की कोशिश करती है मगर वहाँ से निकल नहीं पाती। वो सैड होकर वहीं बैठ जाती है तो रोने लगती है। तभी कोई पावर उसे खींचकर दोनों भाइयों को पीछे लाती है। दोनों भाई पुलिस स्टेशन जाते हैं तो चंचन उन्हें बोलती है कि मुझे बाहर निकालो। दोनों ऑफिसर को बोलते हैं कि इसे छोड़ दो। वो लोग उसे बाहर लेकर आते हैं तो वनवन सोचती है कि क्या ये इसे रिलीज करवाने आए थे, और वही पावर उसे कार के ऊपर बिठा देती है तो वनवन उनके साथ जाने लगती है। वो लोग क्लब जा रहे थे तो चंचन बोलती है कि तुम मुझे क्लब क्यों लेकर जा रहे हो। 9th बोलता है कि जो तुमने हमारी बहन के साथ किया था वही कुछ तुम्हारे साथ होगा। चंचन बाहर निकलने लगती है मगर भाई उसे बाहर नहीं निकलने देते। वो उसे उसी क्लब लाते हैं तो 9th ब्रदर उसे बुली करने लगते हैं। 8th आता है तो चंचन को घसीटते हुए वॉशरूम लेकर जाता है तो उसका मुंह बार बार वॉश बेसिन में डालते जा रहा था, और फिर वो चंचन को वापस अंदर लाते हैं तो बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। चंचन बेहोश हो जाती है तो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं और वनवन खींचती उनके पीछे चली जाती है तो दोनों भाई अंदर चले जाते हैं और वनवन समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बहुत थक चुकी थी और वो गू हाउस से बाहर जाने की कोशिश करती थी मगर सिर्फ 10 कदम यहाँ से दूर जा पाती थी। वो रेस्ट करना चाहती थी तो लॉन में जाकर लेट जाती है। उसे नींद आने लगती है तो वो सोचती है कि क्या मेरी आत्मा डिसअपीयर हो रही है, और जब वो आंखें खोलती है तो वो एक कमरे में थी। वो हैरान होकर अपने बाजू को देखती है तो कट उसी जगह था जहाँ उसने खुद लगाया था। वो नाइफ साइड पर रखती है तो सोचती है कि क्या मेरी रीबर्थ हो गई। साइड पर मिरर पड़ा था तो मिरर देखने लगती है। वो हैरान हो जाती है। वो साइड टेबल से डॉक्यूमेंट्स निकालती है तो उसे पता चलता है कि उसकी रीबर्थ एक लड़की वैंग की बॉडी में हुई है। वैंग और वनवन के फेस एक जैसे थे और दोनों की एज भी सेम ही थी। वो वनवन के डॉक्यूमेंट देखती है तो उसे पता चलता है कि हाई स्कूल के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, और वो कमरा चेक करने लगती है ताकि उसे पता चले कि उसमें और वैंग में क्या चीजें सिमिलर हैं, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। वो सैड होकर बैठ जाती है और सोचती है कि मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती। मैं वर्ल्ड में बिल्कुल अकेले रह गई हूँ, और जब कोई मुझे चाहता नहीं तो गॉड ने मुझे दूसरी लाइफ क्यों दी है। मगर जैसे सुबह होती है, सूरज निकलता है तो वो सोचती है कि सब कुछ बहुत सुंदर है और शायद गॉड चाहते हैं कि मैं फिर से नई लाइफ स्टार्ट करूं तो मुझे दूसरा चांस दिया। तभी दरवाजा नॉक होता है तो वो जाकर दरवाजा खोलती है। वो पूछती है कि आप कौन हैं। लेडी उसे बताती है कि मैं लैंडलॉर्ड हूँ और तुमने तो बोला था कि इस वीक में तुम्हें कमरा खाली करना है तो मैं इसी कारण आई हूँ। वरना सोचती है कि मेरी और वैंग की लाइफ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। वो बोलती है कि मैं कमरा खाली नहीं कर रही। लेडी से बोलती है कि ओके, अगर तुम रहना चाहती हो तो 15 से पहले किराया दे देना। वनवन ओके बोलती है और फिर बोलती है कि सॉरी, मुझे आपका अकाउंट नंबर भूल चुका है तो अकाउंट नंबर फिर से दे दे। लेडी उसे अकाउंट नंबर दे देती है। वो चली जाती है तो वनवन सोचती है कि मुझे किराया देना है तो कहीं जॉब करना होगी और रोड पर तो नहीं सो सकती। वो एक रेस्टोरेंट वेट्रेस की जॉब के लिए जाती है तो मैनेजर उसे बोलते हैं कि तुमने सिर्फ हाई स्कूल पास किया है तो 3 मंथ यहाँ ट्रेनिंग करो, अगर काम अच्छा लगा तो परमानेंट जॉब मिल जाएगी। वनवन पहले ही दिन नौकरी मिलने पर खुश हो जाती है। वो बाहर आती है तो अपने पेरेंट्स को बोलती है कि आप चाहते थे कि मैं अच्छी लाइफ जीऊँ तो मैं आपको जी कर दिखाऊंगी। और उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने उसे प्यार से वनवन का नाम दिया था तो वो सोचती है कि मैं वैंग का नहीं बल्कि अपना ही नाम यूज करूंगी। तभी पेरेंट्स की आत्मा अपेयर होती है तो उसे देखकर खुश होने लगते हैं और फिर दोनों डिसअपेयर हो जाते हैं। एक दिन वनवन काम कर रहे थे तो कस्टमर आपस में गॉसिप करते हैं कि गू फैमिली की फेक बेटी को 1 ईयर की जेल हुई और सब भाइयों ने मिलकर उसे जेल करवाई है। और वो रियल बेटी के लिए सॉरी फील कर रहे थे कि अगर वो जिंदा होती तो अपनी आंखों से देखती कि उसकी दुश्मन को जेल हुई। वनवन सोचती है कि उसे जेल हो या ना हो मुझे इसे क्या मतलब। 1 मंथ के बाद उसे पहली सैलरी मिलती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो खुशी खुशी टेम्पल जाती है
मिसेस गू भी टेम्पल आई थी तो पंडितों ने बोलते हैं कि यिंग और जिन दोनों साथ साथ रहते हैं और दोनों के कुछ रूल्स हैं। अगर आप अच्छे काम करें तो कर्ज आपसे दूर हो जाएगी और रास्ता साफ नजर आने लगेगा। और फिर उसे बताया जाता है कि अंदर जाकर बुद्धा के सामने प्रेयर करें तो वो आपको रास्ता दिखाएंगे। मिसेस गू प्रेयर करने जाती है, तभी वरुण वापस जा रही थी। मिसेस गू उसकी बैग देखती है तो उसे यही लगता है कि वो उसकी बेटी है। वो उसे आवाज देती है तो वरुण मुड़कर देखती है। और मिसेस गू ने क्योंकि अपने हाथों से अपनी बेटी को दफन किया था तो वो सोच भी नहीं सकती थी कि सामने जो लड़की खड़ी है वो उसकी बेटी है। वो यही समझती है कि उसका फेस उसकी बेटी जैसा है। और वरुण बहुत रूड हो रही थी तो मिसेस गू बोलती है कि तुम्हारा टेम्पर बिल्कुल मेरी बेटी जैसा है, और बोलती है कि अगर मैं तुम्हें घर पर इनवाइट करूं तो क्या तुम आओगे, मैं तुम्हें पे करूंगी। वरुण गुस्से में आती है कि फिर से पैसों की बात। वो बोलती है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। वो वहाँ से चली जाती है और बहुत सैड होने लगती है तो सीढ़ियों के पास बैठ जाती है और सोचती है कि ये यहाँ क्यों आई हैं, मैं इनसे मिलना नहीं चाहती तो ये बार बार मेरे सामने क्यों आती हैं। और मिसेस गू के जाने तक वो वहीं छुपी रहती है। और फिर हम कुछ मंथ बाद का सीन देखते हैं। वरुण खाना सर्व करने आती है तो सामने बिग ब्रदर था। वो किसी के साथ प्रोजेक्ट साइन करने आया था। वरुण उसे देखती है तो थोड़ा नर्वस हो जाती है। वो टेबल पर खाना रखने लगती है मगर खाना एक कस्टमर पर गिर जाता है। वो घबरा जाती है तो अपॉलोजाइज करती है। कस्टमर गुस्सा करने लगते हैं तो वरुण बोलती है कि सॉरी, मैं इसके लिए पे कर दूंगी। कस्टमर बोलते हैं कि मेरा सूट बहुत महंगा है तो क्या तुम इतने पैसे दे सकती हो। बिग ब्रदर बोलता है कि पैसे मैं दे दूंगा। वो चेक बनाता है तो कस्टमर को दे देता है। कस्टमर वरुण को बोलता है कि अगर मिस्टर गू आज पे ना करता तो तुम नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या होता। वरुण को बहुत गुस्सा आने लगता है कि फिर से रिच लोग उसकी लाइफ खराब करने वाले हैं। वो बाहर आती है तो मैनेजर को बोलती है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही तो मुझे घर जाना है। मैनेजर से बोलते हैं कि बॉक्स 1 का कस्टमर तुमसे मिलना चाहता है। और वरुण तो जानती थी कि कस्टमर उसका बिग ब्रदर है तो वो वहाँ जाती है। बिग ब्रदर पूछता है कि क्या पहले हम कहीं मिले हैं। वरुण ना बोलती है। बिग ब्रदर बोलता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो मेरा थैंक्स कैसे करोगी। वरुण गुस्से में आती है तो सोचती है कि यह क्या चाहता है। वो बोलती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं, मैं हर मंथ थोड़े थोड़े पैसे दिया करूंगी तो कर्ज उतार दूंगी। बिग ब्रदर बोलते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। वरुण और ज्यादा घबराने लगती है तो बिग ब्रदर बोलते हैं कि जब मैं सोचूंगा तो तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें मेरा थैंक्स कैसे करना है। वरुण बोलती है कि मैं खुद को सेल नहीं करती। बिग ब्रदर स्माइल करते हैं तो वहाँ से चला जाता है। और वरुण जैसे ही बाहर आती है तो कोलीग्स उसे बोलती हैं कि क्या मिस्टर गू तुम्हें पसंद करने लगा है। और कुछ उसके लिए खुश हो रही थी मगर एक बहुत जेलस होने लगती है। वो बोलती है कि तुम उसे शादी नहीं कर सकती। वरुण पास्ट लाइफ को याद करने लगती है कि ऐसे ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उसे कैसे बुली किया गया और उसके पेरेंट्स की जान चली गई। वो बोलती है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। वो वहाँ से चल जाती है मगर कोलीग श्याओ मिस्टर गू को पसंद करने लगी थी तो वो वरुण से जेलस हो रही थी। और बिग ब्रदर हर रोज होटल के चक्कर लगा रहा था। एक दिन वो रात को आता है तो श्याओ बाहर खड़ी थी। बिग ब्रदर पूछता है कि क्या मैं उस वेटर से मिल सकता हूँ। श्याओ से बोलती है कि उसकी तो छुट्टी हो गई, वो चली गई। और वो अपना नंबर देती है तो बिग ब्रदर स्माइल करते नंबर पकड़ लेता है मगर बाद में स्लिप फेंक देता है। एक दिन वरुण बाहर खड़ी थी कि गेस्ट को वेलकम करे। बिग ब्रदर एक टीम के साथ आता है क्योंकि उसे प्रोजेक्ट साइन करना था। वो लोग अंदर चले जाते हैं। श्याओ वरुण से जेलस होने लगती है कि मिस्टर गू उसके कारण यहाँ आया है। वो उसे बोलती है कि आज तुम्हें टॉयलेट साफ करने हैं। वरुण जैसे टॉयलेट साफ करने जाती है तो श्याओ दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। वरुण चिल्लाने लगती है कि मुझे बाहर निकालो मगर श्याओ वहाँ से चली जाती है। वो मिस्टर गू के रूम में जाती है तो खाना सर्व करने लगती है। बिग ब्रदर पूछता है कि वो वेट्रेस क्यों नहीं आई। श्याओ बोलती है कि वो बीमार है तो छुट्टी लेकर घर चली गई। बिग ब्रदर वॉशरूम जाता है तभी उसे वरुण की आवाज आती है। वो चीख रही थी कि कोई मुझे बाहर निकालो। मैनेजर आता है तो दरवाजा खोल देता है। वरुण बाहर आती है तो बिग ब्रदर सामने खड़ा था। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। मैनेजर बोलते हैं कि आपको मिस्टर गू का थैंक्स करना चाहिए, इन्होंने मुझे कंप्लेन की तो मैं आपकी हेल्प को आया। वरुण थैंक्स कर देती है। बिग ब्रदर पूछता है कि तुम्हें लॉक किसने किया था। वरुण वेट्रेस को देखती है तो वेट्रेस गुस्से में उसे देखती है। वरुण बोलती है कि मुझे नहीं पता। बिग ब्रदर बोलते हैं कि ओके, मैं कैमरा की फुटेज चेक करता हूँ तो देख लेता हूँ। शाओ सामने आती है तो बोलती है कि इसे मैंने लॉक किया था, मैं इसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि ये आपसे ना मिले। बिग ब्रदर मैनेजर को बोलते हैं कि इसे फायर कर दो और इसकी सैलरी एज अ कॉम्पनसेशन तुम इस वेट्रेस को दोगे। सोचती है कि पिछली लाइफ में मैं चाहती थी कि आप मेरी हेल्प करें मगर आप मुझे बुली करते थे। वो अपने भाई से पूछती है कि आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं। बिग ब्रदर कुछ बोल नहीं पाता तो वहाँ से चले जाते हैं। और वरुण नहीं चाहती थी कि वो गू फैमिली का सामना करे
तो वो रिजाइन कर देती है। मैनेजर से बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाऊं तो मैं बढ़ा देता हूँ, मगर वनवन नहीं मानती। वो अपने होम टाउन वापस चली जाती है। बिग ब्रदर रात को फिर से होटल आता है तो मैनेजर से पूछता है कि वो वेट्रेस कहाँ है। मैनेजर बोलता है कि वनवन तो जॉब छोड़कर चली गई। बिग ब्रदर शॉक रह जाते हैं तो बोलते हैं कि आपने क्या नाम लिया। मैनेजर फिर से उसका पूरा नाम बताता है। बिग ब्रदर शॉक रह जाता है तो सोचते हैं कि क्या वनवन की रीबर्थ हो चुकी है। वो किसी को कॉल करते हैं कि पता लगाओ कि शैन विलेज में यांग फैमिली को जो घर था उसमें कोई आया है कि नहीं। वो घर जाते हैं तो अपनी मॉम को बताते हैं कि मेरी बहन अभी जिंदा है। मॉम बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी बिग ब्रदर को कॉल आती है तो उसे पता चलता है कि विलेज वाले घर में एक लड़की गई है। बिग ब्रदर अपनी मॉम को बताता है कि मैं नहीं जानता कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, मगर मेरी बहन जिंदा है। दोनों विलेज वाले घर जाते हैं तो बहुत टाइम तक दरवाजा नॉक करते हैं, मगर दरवाजा कोई नहीं खोलता। दोनों जाने ही लगते हैं कि दरवाजा खुल जाता है। वनवन सामने खड़ी थी तो वो लोग उसे देखकर शॉक रह जाते हैं और वनवन भी उन्हें देखकर हैरान थी। बिग ब्रदर उसे श्याओ बुलाते हैं तो वनवन बोलती है कि मैं श्याओ नहीं हूँ। बिग ब्रदर बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम जिंदा हो और झूठ बोल रही हो। मॉम बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वनवन बोलती है कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, और यहाँ जो लोग रहते थे वो मर गए हैं। मेरे पास रहने को जगह नहीं थी तो यहाँ आ गई। मॉम सैड होने लगती है तो भाई बोलते हैं कि मॉम की हालत देखो, इन्हें और पेन ना दो। वो लोग अंदर चले जाते हैं। बिग ब्रदर बोलते हैं कि मैं टेम्पल में गया तो तुमने जिन लोगों के लिए प्रेयर करवाई थी मैंने उनकी पिक्चर्स देखी, और बोलते हैं कि वहाँ तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स और तुम्हारी हमशक्ल वैंग की पिक्चर थी, मगर तुम्हारी पिक्चर नहीं थी, और मुझे समझ आ गई कि तुम अभी तक जिंदा हो। मॉम बोलती है कि हमारे साथ घर चलो। वनवन बोलती है कि कौन सा घर, और मेरी माँ तो मर चुकी है और उसने अपने हाथों से मुझे भी मार दिया था। मॉम रोती है कि मैं रॉन्ग थी, मुझे माफ कर दो। वनवन उन्हें हिट करती है तो भाई बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, हम भाइयों ने तुम्हें बुले किया था, अगर ब्लेम करना है तो हमें दो। मॉम बहुत पेन में है तो इन्हें और दुख ना दो। वनवन बोलती है कि जितनी पेन मुझे मिली है मेरे मुकाबले में इनकी पेन कुछ भी नहीं। वो रूड हो रही थी तो दोनों वहां से चले जाते हैं, मगर गो फैमिली हिम्मत नहीं हारती। वो फिर से वनवन के घर आते हैं तो दरवाजा नॉक करते हैं, मगर वनवन जैसे दरवाजा खोलती है तो उन्हें देखकर फिर से अंदर चली जाती है। भाई और डैड गिफ्ट लाए थे। डैड अपने बेटों को बोलते हैं कि उसे कुछ टाइम देते हैं। वो लोग गिफ्ट रख कर चले जाते हैं, मगर 8th और 9th ब्रदर बोलते हैं कि हम यहाँ रहकर सीक्रेटली उसे प्रोटेक्ट करेंगे। डैड ओके बोलते हैं, और हर रोज वो लोग गिफ्ट रखते तो वहाँ से चले जाते थे। 1 साल ऐसे ही गुजर जाता है। चैनचन जेल से रिलीज होती है। वो सीधे गू हाउस जाती है। भाई बाहर आ रहा था तो वो साइड पर छुप जाती है। भाई अपने सिस्टर को बोल रहा था कि चैनचन रिलीज होने वाली है तो श्याओ की सिक्योरिटी और बढ़ा दो, वो उसे हर्ट ना करने पाए। वो चला जाता है तो चंचन शॉक रह जाती है कि क्या वनवन अभी तक जिंदा है। दरवाजे के पास ऑयल का कैन पड़ा था तो वो तेल डाल देती है और आग लगा कर बोलती है कि तुम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। चंचन वनवन के घर जाती है तो दरवाजा नॉक करती है और वनवन यही समझती है कि इतनी रात को उसके भाई आए हैं। वो जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने चंचन थी। वनवन उसे जोर से स्लैप करती है तो बोलती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। चंचन के हाथ में नाइफ थी तो वो उस पर अटैक करती है और पहले वार में वनवन बच जाती है। दूसरी बार वो वार करने लगती है, तभी दोनों भाई गार्ड्स के साथ आते हैं तो 8th ब्रदर सामने होते हैं और वनवन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। गार्ड चंचन को पकड़ लेते हैं, मगर 8th ब्रदर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और जब वो जागते हैं तो हॉस्पिटल में था। वो 9th ब्रदर से पूछते हैं कि वनवन माने के नहीं। वो ना बोलते हैं और टीवी पर न्यूज आ रही थी कि गू फैमिली की फेक बेटी चंचन ने अपने घर पर आग लगाई और अपने भाई को जान से मारने की कोशिश की तो उसे उम्र कैद हो गई। दोनों भाई इस बात से रिलैक्स हो जाते हैं कि चंचन को उसके किए की सजा मिली। और फिर हम देखते हैं कि एक दिन बिग ब्रदर वनवन के घर आता है तो बोलते हैं कि मॉम बहुत बीमार है तो तुमसे मिलना चाहती है। वनवन हॉस्पिटल चली जाती है। मिसेस गू उसे देखती है तो खुश हो जाती है। वो हाथ बढ़ाती है, मगर वनवन दूर खड़ी रहती है। मॉम उसे बोलती है कि चाहे तुम हमसे नाराज रहो तुम गू फैमिली की बेटी रहोगी। वनवन बोलती है कि मैं पास को भूल चुकी हूँ, ना मैं आपसे नाराज हूँ और ना ही नफरत करती हूँ, मगर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी और जहाँ मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स दफन हैं मैं हमेशा वहीं रहूंगी। मॉम रोती रहती है, मगर वनवन उन्हें माफ नहीं करती और वो वापस विलेज चली जाती है। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।